Today we will discuss about the Delimitation Commission of India. सो डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो पार्लियामेंट द्वारा टाइम टू टाइम बनाई जाती है टू डिलिमिट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज. डिलिमिट मतलब जो बाउंड्रीज होती हैं उनको डिमार्क करना. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ पार्लियामेंट एंड द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उन सबको क्या करना, डिलिमिट करना, मार्किंग करना उनकी बाउंड्रीज की. दैट इज द फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया. अब इसका रैशनल क्या है, मतलब इसका जो गवर्नमेंट रीज़न देती है, तो रीज़न ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे तभी डेमोक्रेसी चल पाएगी. तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, इसके लिए डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज़ वेरी नेसेसरी. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति चुन के आता है. तो इस स्थिति में कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिमार्क करना इन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इज वेरी नेसेसरी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, जजमेंट इज आर.सी. पौड्याल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में ये कहा है कि जो हमारे देयर इज अ राइट फॉर डेमोक्रेसी इन जनरल कि वन मैन वन वोट है ना, हर व्यक्ति का हर एक वोट होना चाहिए. तो वोट्स की इक्वालिटी होनी चाहिए. अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज का होना इतना ज़रूरी है कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसमें कम है, और दोनों में से एक ही व्यक्ति चुन के आता है ना. तो जिसमें कम लोग हैं उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और जिसमें ज़्यादा है उनमें वोट की वैल्यू कम हो जाएगी. तो ये वन मैन वन वोट की सिस्टम की उल्लंघन है. तो इसीलिए डिलिमिटेशन कमीशन इज़ नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग. अब तक देयर आर 4 डिलिमिटेशन कमीशंस. हर 10 साल पे डिलिमिटेड कमीशन बनाए जाते हैं और अब तक 4 डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जा चुके हैं. कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को तो 70 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक 4 ही क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि 10 साल में बनाए जाते हैं. क्योंकि 1971 में जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनाने का जो प्रोसीजर था उसे फ्रीज कर दिया गया था. अभी बताता हूँ कि अब तक 4 जैसे मैंने बताया कमीशन बनाए जा चुके हैं. वन इज़ 1952, वन इज़ 1962, वन इज़ 1973 एंड अदर इज़ 2002. तो और अब तक नहीं बनाया गया. अब 2031 में बनाया, 32 में बनाया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली. तो क्या होता है ना, हमारा जो हमारा 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, उसने क्या किया ना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, जो हमारा डिलिमिटेशन का प्रोसेस था, उसे फ्रीज कर दिया. कि जैसे पॉपुलेशन उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी ना 1970s के दशक में, तो बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स को इंकरेज करने के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्या किया जाए. इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट नहीं किया जाए, फ्रीज कर दिया जाए. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसीज उतनी ही रहेंगी टिल 2000 की लिमिट लगा दी गई. तब तक देयर विल बी नो डिलिमिटेशन कमीशन. ठीक है. और जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी हैं वही चलेंगी. पॉपुलेशन जो है वो 1971 की सेंसस वाली ली जाएगी टिल 2000. ठीक है. अब फिर क्या होता है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2001 का. वो क्या करता है, क्योंकि 2000 तक लिमिट थी, 2000 अब पार हो चुका था, तो अब डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाने की जरूरत थी. सो इट प्रोवाइडेड दैट 1991 की सेंसस के अकॉर्डिंग अब हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन अब उनकी उस सेंसस के अकॉर्डिंग अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी द्वारा चेंज होंगी, डिलिमिट होंगी, है ना. नोट करने वाली बात यह है कि बस कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर चेंज नहीं होगा, नंबर नहीं बदलेगा, लेकिन अब जितना जैसे प्रपोर्शन होता है, रिजर्वेशन होता है, एरिया, जैसे एक जगह पे ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन, एक में कम बड़ी, तो क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा कर दिया जाएगा, इसे छोटा कर दिया जाएगा. सो बस डिलिमिट करने का काम दिया गया एज पर 1991 सेंसस. बाकी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज विल बी सेम एज पर द 1971 सेंसस. ये बात थी. अब 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, उसने क्या किया ना, ये जो हमारा 1991 की सेंसस थी उसे 2001 की सेंसस कर दी. क्योंकि 2001 की सेंसस कंप्लीट होने वाली थी, क्योंकि 2004 के समय तक, 2003 के समय तक कंप्लीट होने वाली थी, इसलिए अब 2001 की सेंसस को दिया गया जोर.
तो ये डिलिमिटेशन कमीशन जो 2002 में बनाया गया, अब ये 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने वाला था। और अब जो लिमिट रखी गई वो 2026 तक रखी गई है ना। 2026 तक अब कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनेगा, 2026 के बाद बनेगा, है ना। तो इसलिए अभी तक कोई दूसरा डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बना। जो हमारा 4th डिलिमिटेशन कमीशन था उसके अगर हम डाटा पे जाएँ तो देयर वाज अ 3 मेंबर कमेटी, जिसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज, सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग या रिटायर्ड जज थे, है ना। साथ ही साथ जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर, है ना। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, अपने आप बन जाते हैं। और जिस स्टेट की हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करना है, उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसके मेंबर बन जाते हैं। साथ में 10 एसोसिएट मेंबर्स भी होते हैं इन डिलिमिटेशन कमीशन में। इसमें से 5 लोकसभा से आते हैं, 5 लेजिस्लेटिव असेंबली से आते हैं। लोकसभा में से कौन से आते हैं? जो उस स्टेट से बिलोंग करते हों। और ये 5, अब स्टेट से तो बहुत सारे बिलोंग करेंगे, तो ये 5 कौन से होंगे? जो स्पीकर जो हमारा नॉमिनेट करेगा। और जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें से जो 5 मेंबर आ रहे हैं वो कौन से होंगे? जैसे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर अपॉइंट करेगी, वो जो लोग हैं वो अपॉइंट होंगे। दे आर एसोसिएट मेंबर्स, दे हैव नो राइट टू वोट, है ना। बस वो प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। अब रिकमेंडेशंस का इम्प्लीमेंटेशन। 2007 में हमारा जो ये कमीशन था इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी और 2008 में इन्हीं इम्प्लीमेंट करने की बारी आई। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 6 स्टेट्स को इससे एक्सक्लूड कर दिया। मतलब जो रिकमेंडेशन ये दे रहा है तो 6 स्टेट्स पे रिकमेंडेशन लागू नहीं होगी। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर एंड नागालैंड, ये जो हमारे स्टेट्स हैं इन पे जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन की एक रिकमेंडेशंस थी वो लागू नहीं होंगी। साथ में झारखंड को भी इंक्लूड किया गया। और जो हमारा स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर था जिसपे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर का रूल था और रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एक्ट से गवर्न होता था जम्मू कश्मीर बिफोर द 2019। वहाँ पे साथ में ये 5 स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड झारखंड, these will be excluded from this डिलिमिटेशन। अब कारण क्या दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कि इनको एक्सक्लूड कर रहे हो? क्योंकि उस समय जो था वो क्या हो रहा था, जो हमारे टेररिस्ट ग्रुप्स थे वो इमर्ज हो रहे थे। इस समय पे इंडिया में नक्सलवाद जो था वो इमर्ज हो रहा था। नक्सलिस्ट ग्रुप्स जो थे वो वेस्ट बंगाल में आ रहे थे, इन स्टेट्स में आसपास आ रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि इलेक्शंस नहीं हो सकते, यहाँ पे थ्रेट है, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिलिमिट नहीं होंगी। 1971 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही डाटा चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, 2020 में एक स्पेशल डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। मतलब एक स्पेशल है, ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है। अभी भी 2001 का लागू हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन इन जैसे मैंने बताया ये जो 5 स्टेट्स हैं और ये जम्मू कश्मीर, अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि अब सिचुएशन फेवरेबल हो चुकी है, अब यहाँ पे डिलिमिटेशन की ज़रूरत है। डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2020 वॉज फॉर्म्ड, है ना। तो इसमें क्या था, इसका काम क्या था कि क्या देखना है, जो हमारी 5 स्टेट थे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, इनके हमारा क्या देखना है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को करना है डिवाइड। और क्या है, मार्च 2021 में ये जो हमारा कमेटी थी ये अपॉइंट हुई थी और मार्च 2020 में अपॉइंट हुई थी। और मार्च 2021 में जब ये इसका टर्म पूरा हो गया तो इसे 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया टू मार्च 2022। और फिर उसके बाद जब ये टर्म कंप्लीट हुआ तो इसे 2 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया टू मई 2022। अब इसने 2.5 सालों करीब टाइम लिया। लेकिन शॉकिंगली मार्च 2021 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने जो हमारा ये 5 स्टेट्स थे, जो हमारे 5 स्टेट हैं ऑफ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड दिस झारखंड, इन पे इस कमीशन का जुरिसडिक्शन हटा दिया। मतलब अब ये कमीशन सिर्फ जम्मू कश्मीर का जो हमारा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिलिमिट करने का काम सिर्फ जम्मू कश्मीर का करेगी, बाकी 5 स्टेट्स का नहीं करेगी। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए इस कमीशन को 2.5 साल लगे और उसके बाद जो है इसने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी, ठीक है।
अब जम्मू कश्मीर में क्या डीलिमिटेशन का प्रोसेस है, तो जैसे मैंने बताया तो नॉर्मल प्रोसीजर जम्मू कश्मीर में 2019 से पहले नहीं था। क्या था? सो देयर वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ जम्मू कश्मीर पीपल एक्ट 1957, ठीक है। सो वहाँ पे इतना डिलिमिटेशन नहीं हो सकता जैसे हम नॉर्मली इंडिया में कर रहे हैं। तो लेकिन 2019 में जब हमारा जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल आता है, एक्ट आता है, और उससे क्या होता है, जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन जाती है और वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर आ जाती है। तब इसमें चेंजेस किए जाते हैं। देखो, पहले जो टोटल जम्मू कश्मीर था इंक्लूडिंग लद्दाख, उसमें 111 सीटें थी, 111 सीटें थी। उसमें से 24 सीटें 24 सीट्स वर इन पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, एंड 4 सीट्स वर इन लद्दाख। सो देयर वर 4 सीट्स वर इन लद्दाख, सो द रिमेनिंग सीट्स वर इन जम्मू कश्मीर। अब जब हमारा ये डिलिमिटेशन कमीशन 2020 बना तो 111 की जगह 114 कर दिया गया, है ना, सिर्फ जम्मू कश्मीर का, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग हो गए। वो 4 सीटें जो थी वो हट गई, 111 थे तो जम्मू कश्मीर में 107 होने चाहिए थे, 107 को 114 कर दिया। तो क्या हुआ, 7 सीट्स जो थी वो इंक्रीज हुई। जो हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन 2020 ने 7 सीट्स जम्मू कश्मीर की इंक्रीज की और रिजर्वेशन करवाया ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। नोटेबल पॉइंट है क्या कि 2019 से पहले कोई रिजर्वेशन नहीं था। एससी के लिए तो था लेकिन एसटी के लिए नहीं था, है ना। लेकिन फिर क्या होता है, अब जो है वो रिजर्वेशन कराया गया फॉर एसटीज ऑल्सो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 7 सीट्स जो है वो एससी के लिए रिजर्व कराई गई हैं, है ना, और हमारी जो 9 सीट्स हैं, 9 सीट्स एसटी के लिए रिजर्व कराई गई हैं। इसमें से 6 सीटें जम्मू की हैं और 3 सीटें कश्मीर की हैं। अब जो हमारा क्या है ना, 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जम्मू कश्मीर में। मतलब जो सांसद है, पार्लियामेंट है, उसमें से पार्लियामेंट में से सिर्फ 5 लोग जाते हैं जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो जो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जम्मू कश्मीर, हर 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज को 18 भागों में बांटा गया, ठीक है। 18 भाग, तो 18 पार्ट्स, 18 हर 5 में, तो 18 इंटू 5 90, तो टोटल 90 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर में है। हमने क्या किया है, 114 मैंने बताई थी, 24 पीओके में, तो माइनस करेंगे तो 90 आएगा, है ना। सो 90 सीट्स जो है वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं, ठीक है। अब इसमें से 47 सीटें जो है वो किस में से आती है, जम्मू में से, और 43 जो है वो कश्मीर में, 43 जो है वो जम्मू से आती है और 47 जो है वो कश्मीर से आती हैं, ठीक है। और देखो, जो हमारा कौन सा एरिया है, अनंतनाग और राजौरी जो एरिया है जम्मू का और कश्मीर का, अनंतनाग एंड राजौरी अलग अलग, उससे एक जम्मू का है, एक कश्मीर का है, दोनों को जो है एक सिमिलर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई गई ऑफ अनंतनाग राजौरी, ठीक है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अब उसके बाद कमीशन ने क्या किया, बहुत सारे नाम भी बदले असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम रखा गया श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम ऐसा है। तो कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम भी चेंज किए गए। अब रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन, तो कमीशन जो है ना, उसने अपनी रिकमेंडेशन जो अपनी कश्मीर के बारे में दी। सो कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की, मतलब उसने रिकमेंडेशन दी ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेस्ड पर्सनस। तो जैसे युद्ध हुआ था 1971 में, 1965 में, 1947-48 में भी युद्ध हुआ था पाकिस्तान से हमारा। तो जो पीओके एरिया है ना, उसमें से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हो गए थे और वो इंडिया में आए थे। तो ये कहा गया कि जो डिस्प्लेस पीपल हैं उनका नॉमिनेशन किया जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, इन डिस्प्लेस पर्सन को रिप्रेजेंटेशन। और जो हमारा कश्मीरी माइग्रेंट्स का इशू है, तो कश्मीरी माइग्रेंट जो हैं, जो माइग्रेंट्स जो आए थे, तो वो उनके लिए 2 लोगों का रिजर्वेशन, उनके लिए नॉमिनेशन जो है वो करे सेंट्रल गवर्नमेंट, 2 लोगों का नॉमिनेशन करे सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें, और उसमें से एक जो है वो फीमेल होनी चाहिए। तो 2 लोग नॉमिनेट होंगे फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड सम पीपल विल बी नॉमिनेटेड फ्रॉम द डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम द पीओके पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से जो डिस्प्लेस पर्सन है उनके लिए जो है वो सीट्स कुछ रिजर्व होंगी। सो दिस वॉज अ डिलिमिटेशन कमीशन। थैंक यू।